मैं सोच रही थी कि अगर 30 साल बाद सुरभि ये सीरीज के ऑडिशन करने हो तो मैं कौन से कपड़ों में जाऊंगी, तो मैंने वही सारे कपड़े निकाले, ज्वेलरी निकाली और मैंने ऐसे ड्रेस किया जैसे रेणुका जी had dressed up in the 90s. Welcome to Radio Nasha, Siddharth ji, Renuka ji. Thank you so much first of all for accepting my invitation. 30 साल हो गए हैं सुरभि के और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सुरभि जो है अपने रेडियो शो पर सेलिब्रेट करूं. So congratulations, it's been 30 years. Thank you. 30 years जब से हमने शुरू किया. जी हाँ. We started in 1990, but it ended 20 years ago. So it ran for about 11 years actually on Prime Time. 11 साल. मुझे वो पहला एपिसोड याद है. वो पहला एपिसोड जहाँ पर आप हमें ले गए थे केरल, क्योंकि वहां पर कलेर पट्टू की एक बातचीत हुई थी और उसके बाद मुझे याद है कि सवाल जवाब के सेगमेंट में आई थी रेणुका जी, है ना? है ना? या Wow. Do you remember this first episode? Do you remember shooting for it? क्या मेमोरीज है इस पहले एपिसोड की, बताइए मुझे. बिल्कुल, मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक तो सिलेक्शन होने के बाद मुझे पता चला कि ये अब सिलसिला क्लिष्ट हिंदी का चलता रहने वाला है. और तो हमने उस समय मतलब ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि लुक कैसा होना चाहिए. मुझे साड़ियां बहुत पसंद हैं, इसलिए तब मेरे पास जितनी भी साड़ियां थी वो सब मैंने सुरभि में यूज की है. मुझे ऑक्सीडाइज सिल्वर की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती थी तो वो मैंने यूज की. एंड पहले एपिसोड में मुझे सांप का एक, आई रिमेम्बर देयर वाज दिस थिंग अबाउट कि सांप के बारे में कुछ था. फिर सवाल जवाब का ऑफकोर्स सेक्शन था, तो उसमें मेरे ख्याल से झूलते मीनार का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और मैंने टर्कवाइज ब्लू साड़ी पहनी थी. तो मुझे काफी सारा याद है पहले एपिसोड का. वो क्या है कि पहले एपिसोड में मैं अभी देखिए वो जैसे खत्म करेंगे मैं शुरू करूंगा. क्या है कि ये जो उन्होंने क्लिष्ट हिंदी की बात कही वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी, उनके लिए कम थी, और इसलिए ज्यादा डायलॉग मैं उनको ही दिया करता था. मैं लिखता था मैं खुद ही, तो मेरे हिसाब से जितना कम मुझे बोलना है मैं बोलता था, ज्यादा मैं रेणुका जी से, क्योंकि उनकी याददाश्त भी अच्छी थी. जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं, उनकी बहुत अच्छी है. तो पहले एपिसोड में जो पहली बार इसकी इंट्रोडक्शन मैं कर रहा था, तो आप यकीन मानिए कि एक मेरे लिए एक एक्चुअली एक हिंदी मतलब टीचर भी था वहां पे कि भैया ये आदमी जो है बुद्धू है, जरा इसका देखो क्या बोल रहा है. तो उसने मुझे रोक दिया जब जैसे मैंने कहा कि जी सुरभि के लिए आप सबका स्वागत. उन्होंने कहा रुकिए रुकिए सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हैं आप. मैंने कहा क्या हो गया भाई. तो उन्होंने कहा ये सुरभि नहीं है सर, ये है सुरभि. अरे वाह, अरे भाई, उससे वो मेरे दिमाग में वो बात बैठी कि ये वो एक सुरभि क्रूड फॉर्म नहीं है इसकी, इसमें एक संगीत की लहर है सुरभि, और वो है सुगंध या फ्रेग्रेंस. और उसके बाद ये एक ट्रेडमार्क बन चुका हम दोनों का भी, शायद या शायद मेरा ज्यादा, कि जब भी मैं सुरभि के नाम लेने से पहले ही मैं एक सांस लिया करता था. सुरभि सही बात है, याद है मुझे. रेणुका जी, मुझे ये डेफिनेटली जानना है कि आपने कहा ऑडिशन हुआ और आप सिलेक्ट हुई एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग. मुझे बताइए टेल अस अबाउट दिस ऑडिशन, मतलब कैसे आपको पता चला, बिकॉज़ यू वर ऑलरेडी ऑन द रिसर्च टीम, क्या ये सही है? नहीं, रिसर्च टीम का हिस्सा मैं नहीं थी एक्चुअली. मैं जस्ट सर्कस की शूटिंग खत्म करके मुंबई वापस आई थी और मुझे सिनेमा विजन इंडिया से एक फोन आया था कि हम ऑडिशन ले रहे हैं को एंकर के लिए, जो सिद्धार्थ का कर रहे हैं सीरियल. तो तब मैंने सोचा कि क्या करूं मैं, मतलब एंकरिंग करूं क्या, कि मुझे तो एक्ट्रेस बनना है. तो मैंने अजीज मिर्जा से पूछा कि मैं जा सकती हूँ, क्या करना चाहिए. तो उन्होंने कहा बिल्कुल आंख बंद करके सिद्धार्थ का कर रहे हैं, आप उनके साथ जरूर कर लीजिएगा. तो भाई ठीक है, हमारे घर पे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में 4 पन्नों का एक लिखा गया, क्लिष्ट हिंदी में था वो सब, और मुझे वो बाय हार्ट करके ऑडिशन देना था. तो जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा, उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा ही ईगो था मेरी स्मृति के बारे में, तो इसलिए मैंने वो बाय हार्ट कर लिया और कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने खड़ी नहीं करने के लिए. और बृहदेश्वर के 2 वाक्य कहने के बाद मैं ब्लैंक हो गई.
और मैं हंसती रही और मैं ये कहती रही नहीं मैं कंटिन्यू करती हूँ और वो पूरा पैसेज ऐसे हंस के और मतलब बिल्कुल मैंने इतना मकअप किया है उस टाइम कि मुझे लगा कि अभी वापस कुछ मुझे फोन वोन आने वाला नहीं है, पर वो आता भी नहीं क्योंकि सिद्धार्थ जी ने कहा ये लड़की कितना मतलब भूल रही है और नहीं होगा इससे कुछ। तो गीता जी जो सिद्धार्थ जी की पत्नी है उन्होंने कहा नहीं देखो आप इनकी हंसी देखो कितनी प्यारी है और आपकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल मतलब अलग है, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगेगा। तो आई शुड थैंक गीता जी दैट अरे देखिए रोहिणी जी, अभी भी देखिए रेणुका जी की आंखों में क्या चमक है। सच बात ये है कि दैट इंटेलिजेंस झांकता है उनकी आंखों से, जैसे जरूर आपकी आंखों से भी झांकता है। मैं देख रहा हूँ आपको, तो यू हैव दैट सेम बबली एफर्वेसेंस दैट एक्चुअली रेणुका हैज। मगर मैं एक चीज बताऊं आपका, उसी वक्त की मुझे बात याद है कि रेणुका जी की जो है, शी वाज नोन एज द $1,000,000 स्माइल। रेणुका जी का स्माइल था और वो दैट बिकेम ए ट्रेडमार्क ऑफ द शो। आपका भी बहुत ही खूबसूरत आपकी मुस्कुराहट है। वेरी हैप्पी कि आप जैसे शख्स जो है इसको आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, सोचिए कि आपकी मुस्कुराहट पे अगर कोई ताने लगाने लगे, तो बहुत ही मशहूर एक जर्नलिस्ट थी जिनकी बात जो है पूरी दुनिया, देश हमारा जो है मानता था। अंग्रेजी में लिखती थी, उनका नाम था अमिता मलिक। बहुत ही भयानक क्रिटिक हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है शो तो अच्छा है, लेकिन ये जो इनकी एंकर जो है, ये जो लड़की जो है, वो तो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कि टूथपेस्ट के ऐड के लिए वो मुस्कुरा रही है। हम तो भाई ये तो संस्कृति है, हाउ आर यू मेकिंग दिस इनटू अ टूथपेस्ट ऐड। तो बेचारी रेणुका को तो बहुत झटका लगा और उसने वो जो है मुस्कुराना बंद कर दिया। ये तो तीसरे एपिसोड में हुआ या चौथे एपिसोड में। उसके बाद वो बोल रही हैं, अब वो उनकी मुस्कुराहट ही नहीं आ रही है, वो सब मुंह उनका बंद हो गया है, वो पूरी पर्सनैलिटी उनकी दब गई उसके अंदर। क्या हम उनको एक्सप्लेन करने की बड़ी कोशिश की 2-3 एपिसोड के बाद कि रेणुका, संस्कृति जो है उसमें किसने कहा है कि संस्कृति में हंसना नहीं चाहिए। हंसी तो अलाउड है भाई, और आपकी हंसी से जो है संस्कृति की चाबी खुलती है, लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं। तो प्लीज मुस्कुराइए। चौथे 5वें एपिसोड में वो मुस्कुराना शुरू कर दिया मेरे से। और सच बात और बड़ी अच्छी असली बात यह है कि अमिता जी जो है, गॉड रेस्ट हर सोल, वो she became the biggest fan not only of Surabhi but even of Renuka, because the sincerity and the affection and the humor with which we explored our own culture. Yeah. And I think it was an exploration where हम कहा करते थे ना कि जो एक परिवार है, सुरभि परिवार, बहुत प्रचलित हुआ था, मशहूर था कि सुरभि परिवार। बस सच बात थी कि परिवार जो है ज्यादा स्क्रीन के उस पार बैठा हुआ था, जी हाँ, इस पार नहीं। हमारी टीम तो थी, लेकिन परिवार देश था जो उसको they became my research team. Everybody from outside, everybody who listening and watching the show was contributing in some form or the other, including letters. That is how it was. Of course. आपने जिस परिवार की बात की वो परिवार था मेरा परिवार भी। हम भी एक सुरभि परिवार ही थे। जब 1990 में ये शो टेलीविजन पर आने लगा, I was 7 years old. And you can imagine the impact. 7 से लेकर 17 साल की उम्र तक अगर जब भी सुरभि आए तो हमने मतलब निचोड़ दिया था वो शो। I remember writing letters, I remember writing postcards. और फिर जब इंटरनेट का वक्त आया या दौर आया तो मुझे याद है आप लोगों ने सबसे बड़ा प्राइज, मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कभी प्राइज नहीं था, 100 घंटे फ्री इंटरनेट। ओह माय गॉड, इट वाज सो एक्साइटिंग। बस मुझे वो जीतना था। And I don't think at any point I won, but वो जो participatory element था इस शो का, उसकी वजह से I know there's a record that has been broken. 14 लाख लेटर आपको आए थे एक जमाने में, and लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस वजह से सुरभि का नाम दर्ज हुआ। जो ऑफिस में जगह भी थी, आजाद नगर में ऑफिस हुआ करता था आपका, शायद आज भी हो। कहाँ रखते थे आप ये सारे लेटर्स, मुझे जानना है।
रेणुका जी जानती है, बट वो मतलब हमने तो एक्चुअली शामियाना बनाया। वो सारी चिट्ठियां जो है शामियाना के नीचे रखी जाती थी, और फिर वो हमारे ऑफिस के साथ में वो अजीब, जिस दिन वो 14 लाख चिट्ठियां आई तो वो इमरजेंसी हो गई। हाँ जी। तो वहां से, अरे भाई, इट वाज 110 बैग्स ऑफ लेटर्स। जितने वो पोस्ट ऑफिस के जितने बैग्स थे वो सारे एग्जॉस्ट हो गए। एक पोस्ट ऑफिस से ही आपके 110 आ रहे हैं। 3-3 बार हमारी ट्रक गई वो बैग्स को लाने के लिए। तो तब से वो सिचुएशन शुरू हो गई कि वो बहुत ज्यादा पोस्ट कार्ड इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन शामियाना इरेक्ट करके रेणुका जी और मैं एक दूसरे सब बैठते थे, ये पहाड़ की चिट्ठियों का होता था, और फिर बच्चों को बुलाते थे। और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बच्चे आते थे ना रेणुका, वो कब पहाड़ पे चढ़ते थे, अंदर डाइव मारते थे, उसमें से पोस्ट कार्ड निकालते थे। और बहुत कई मशहूर लोग ने, इफ यू रिमेम्बर रेणुका, वो सोनाक्षी सिन्हा एक जमाने में, वो जब छोटी बच्ची थी, वो शी केम एज टू सेलेक्ट पिक अप पोस्ट कार्ड। ये आए थे मोहन साहब की बेटियां, 2 बेटी मंजरी और क्या नाम, विनती, वो आए थे। तो many well-known people also came. I remember Asha Bhosle ji's grandchildren came dressed up in very nice dress and all that. वो साड़ी एक ने पहना, छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे थे। तो वो आके they used to take part in the lottery and select the winner for that week. Or there used to be 2-3 winners actually. प्राइजेस बहुत छोटे थे, बड़े नहीं थे उस हिसाब से आप जैसे कह रही हैं, बट वो मतलब कभी कभी वो Mysore sandal soap का कुछ था, but there were also nice trips. There were trips to by the tourism department. There was an Indian Airlines prize of flight also. Train के भी उसमें थे। एक बहुत ही खास चीज जो मुझे आज तक याद है कि आप दोनों जमीन पर बैठ के, ये कभी नहीं, दुनिया का कोई भी शो नहीं है जहां पर होस्ट जमीन पर बैठकर बिल्कुल एक बहुत ही हिंदुस्तानी तरीका था, एक अपनापन लगने लगा, क्योंकि आप जमीन पर बैठकर शो करते थे और हम जमीन पर बैठकर टेलीविजन देखा करते थे। ये जरा मुझे बताइए, ये आइडिया किसका था? ये मुझे लगता है कि नहीं, आई थिंक सिद्धार्थ जी और गीता जी ने ये डिसाइड किया था, क्योंकि ये बहुत ही भारतीय संस्कृति की बात करने वाला शो था। तो इसलिए वो पूरा जो सजावट भी थी उस शो की और संकल्पना भी थी, वो सारा उसी एक क्लासिक वे में दिखाना चाहते थे। जी। तो हमारा जो पहनने का तरीका था या बैठने का तरीका था, वो सारा भारतीय था। वो हमारा घमेला सामने होता था और पीछे वो सुरभि का बोर्ड, वो कभी कभी गिरता भी था। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड किया था कि ये बहुत ही, मतलब उसकी बैठक जो है वो भारतीय तरीके से होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा कोई, मतलब हमने एक्चुअली इतना नैसर्गिक तरीके से वो हुआ कि हम नीचे बैठेंगे गद्दे पे। तो ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि हम ऐसा कार्यक्रम कुछ कुर्सी मेज पे कर सकते हैं। इट साउंड्स वेरी ऑड नाउ व्हेन वी थिंक बैक, लेकिन यू आर राइट कि वो एक अकेला ऐसा कार्यक्रम था, या शायद कुछ जो हिंदुस्तानी या शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें डेफिनेटली गद्दे लगते हैं, क्योंकि गायक कोई कुर्सी पे बैठ के गाते नहीं है। तो इसलिए it's harking back to that a very classical. Yes, I mean, it came very naturally, as you're saying, Renuka, because I don't think we thought of it as a very, very original kind of a concept, because this is centuries old in our country. That वो जो performance जो होती है, as रेणुका जी कोई खड़े होके तो नहीं गा रहा है, या मतलब वो कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, वो जमीन पे बैठते हैं, और वो ऑडियंस बैठी होगी कुर्सी पे, लेकिन एक्चुअली जो असली तरीका है कि ऑडियंस भी अपने गद्दों के साथ बैठी है और वहां पे एक परफॉर्मेंस चल रहा है। तो हमें नहीं लगा कि बहुत अलग है, लेकिन हमें लगा कि वी आर इन सिंक with the ethos of how we were trying to convey something to people. तो मैं एक्चुअली रोहिणी जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज मुझको भी थोड़ा बहुत पजल करती है, इस तरह से इतनी देर साल बाद भी मुझे पजल करती है कि वो नब्ज क्या पकड़ी थी, अगर किसी ने पकड़ी थी, कि सुरभि इतनी पॉपुलर हो गई। आपको क्यों इतनी पसंद है सुरभि? क्या था उसके सुरभि में? हमारे लिए तो कंपल्सरी था।
हमारे लिए तो घर में कंपल्सरी व्यूइंग था, तो मम्मी और डैडी दोनों बच्चों को वो तो फिर वो तो पनिशमेंट हो जाती है ना कंपल्सरी। नहीं, लेकिन जरा सोचिए, पहली बार तो टेलीविजन अपने घर में आया, ओके, और टेलीविजन के साथ साथ माँ बाप बोल रहे हैं कि टीवी देखो, तो हम तो इतने एक्साइटेड थे बच्चों एज किड्स। आई थिंक इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू जस्टिफाई टेलीविजन व्यूइंग, और मेरे हिसाब से ये बहुत सारे परिवारों के साथ हुआ। डेफिनेटली महाभारत, रामायण, इसका एक अलग ही क्रेज चल रहा था, लेकिन it was at that time so modern, you know, at the same time it was so rooted. तो ये इसका जो एक you know, I think that was the magical sort of factor, the X factor of Surabhi. Very right. आप दोनों के रिश्ते के बारे में I'm sure the audience wants to know, ज्यादा भूलता कौन था, ज्यादा who was bossy, who read a lot. Please tell us some secrets about the two of you. एक मैं आपको कहूं कि रेणुका जी तो बताएंगे, लेकिन रेणुका never gave me ever the feeling that she wanted to play any games or try and create any problems. I must tell you, I don't think in my entire career I have found someone who has so committedly and dedicatedly worked for the show. We did, I don't know how many hundreds of programs together. She just used to come for every episode. It was her condition, even to her filmmakers, जो film बनाती थी, and we had some hand in getting her. हम आपके हैं कौन? We can tap ourselves on the shoulder. हम आपके हैं कौन? क्या हमसे भी पूछा गया था क्या? वही दो बहुत अच्छी है। कमाल की बात ये है कि जब ये फिल्म आई भी और इतनी बड़ी सुपरहिट बनी, मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने कहा अब तो वो बहुत बड़ी स्टार बन गई होंगी, आएंगी क्या शो पे, बिकॉज यही हमारी छोटी सी समझ होती है ना। I still remember. एक एपिसोड नहीं छोड़ा उन्होंने, एक एपिसोड में उन्होंने कहीं भी थे फिल्म के लिए, वो उनका कंडीशन था कि मुझे जिस दिन सुरभि की शूटिंग होगी, एंकरिंग होगी, मुझे उस दिन के लिए मुझे जाना होगा वापस, तो आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब वो बीमार भी हैं, वही हैं, और अपनी बीमारी में भी वो एक एपिसोड की एंकरिंग उन्होंने मिस नहीं किया। दिस इज अ रिकॉर्ड। अच्छा, दूसरे साथ है कि आज भी हमारी जो दोस्ती जो है, एक अफेक्शन है, कायम है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है इतने सालों में। ये बड़ी बड़ी बात है आज के जमाने में कि भाई कोई झगड़ा नहीं हुआ, या बड़ी अच्छी तरह से हुआ। नहीं, पर रोहिणी, आई ओ एवरीथिंग टू सुरभि एंड सिद्धार्थ, यू नो, क्योंकि मेरी जिंदगी ही बदल दी उस शो ने। और मतलब ये जो रिश्ता है, जो आप कह रही थी कि सम्मान की बात जो करते हैं हम, कि इनका शो था, वो प्रोड्यूसर थे, वो को एंकर थे, कभी उन्होंने मतलब मेरी लाइन नहीं काटी या मुझे नहीं काटा, या यू नो ओवर उल्टा बढ़ाई, उल्टा उनकी लाइनें बढ़ाई। मैंने तो सुना है कि आप बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह टक 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 करके लाइनें आप सीख लेती थी और बोल भी पाती थी, है ना? लाइटनिंग एक्सप्रेस, तूफान मेल, तूफान मेल को लाइन दे दो यार, उसको करवा दो जल्दी से। दो लाइन, एक लाइन बोलता था। सिद्धार्थ जी क्या करते थे, वो थोड़े से लेट आते थे, तो वो दे देते थे कि ये सारी चीजें आपको करनी है, तो उनके आने से पहले मैं अपने क्लोजअप्स खत्म कर देती, जो अकेली वाली क्लोजअप्स थे और सवाल जवाब के, और फिर 2 शॉट्स के लिए फिर वो करते थे एंटर, और फिर हमारे 2 शॉट्स किए जाते थे, उसके बाद मेरी रवानगी होती थी और फिर ये अपने क्लोजअप्स करते थे। तो ये सीक्वेंस था। और हमारी दोपहर का जो नाश्ता था, वो सबसे पसंदीदा नाश्ता था मेरा, जलेबियां और पंजाबी समोसे। Wow, what a time, what a time. नहीं, इसमें क्या है कि एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास एक एडवांटेज, नहीं प्रोड्यूसर नहीं, वो तो कोई भी कर सकता था, लेकिन इत्तेफाक से जो है, अगर आप मैं कहूँ कि जो मेरे लिए कंफर्टेबल एक सिनारियो था कि मैं हर एक एपिसोड मैंने लिखा है, एंकरिंग, नॉट द एपिसोड एज अ होल, बट उसको बुनने के लिए the common philosophy and thinking which connected one episode to the other, one segment to another, was the creation of that entire mosaic, that rainbow Indradhanush जो सुरभि का था, देश का, तो that वो मैं ही लिखता था। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था हिंदी में,
अभी भी मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी में ही लिखता हूँ। अच्छा। और रेणुका हिंदी का लिखा करती थी जब हम एक्चुअली ट्रैवल करते थे विदेश। वहां पे हमारे पास छोटी टीम होती थी, वी कुड नॉट हैव मेनी पीपल, हमारी पूरी बारात नहीं जाती थी वहां पे बस। तो रेणुका एंड आई यूज्ड टू डबल अप। वो तो हम ऑफ कोर्स प्रोडक्शन का भी, शी यूज्ड टू बी वेरी हेल्पफुल। बट जो भी मैंने एंकरिंग लिखनी है, रात को मैं एंकर लिख रहा हूँ और इनटू अर्ली मॉर्निंग शी वुड फिनिश द हिंदी वर्जन, नेक्स्ट डे वी वुड एंकर इट। इन अफ्रीका में है, इजिप्ट में है, कहीं पे है, वो ऐसे करते थे। और बॉम्बे में एक बहुत ही शरीफ और बहुत ही नॉलेजेबल शख्स थे, उनका नाम था फिरोज अशरफ। तो फिरोज जी जो पहले आए, ही केम कि हमको भाई चिट्ठियां गिननी थी। अब इतनी हजारों में लाखों में चिट्ठियां आती थी तो वो गिनना भी बड़ा मुश्किल होता था। सो फिरोज अशरफ एंड हिज टीम यूज्ड टू काउंट द लेटर्स, देन धीरे-धीरे ही केम इनटू ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन बिकेम एडेप्टेशन। और आपको ये भी पता चलना है कि शॉर्टकट फॉर मेजरिंग द लेटर्स वाज कि हम अपने जो एक कमरा, अलग कमरा था जिसमें ये ढेरों पुरस्कार चिट्ठियां आया करती थी। सिंस देयर वाज नो टाइम, दे हैड टू गेट ऑन टू द टेलीकास्ट, सो दे हैड क्रिएटेड वाटर मार्क्स, फ्लड मार्क्स ऑन द दीवार पे ही कि देखो अगर आप यहाँ पे 1000 का थप्पा होगा यहाँ तक आएगा, 10,000 का थप्पा यहाँ तक आएगा, ये जो है यहाँ तक आएगा। तो फट करके वो थप्पे बन जाते थे और कहते हाँ जी अभी इस बार 57,000 आ गए आपके लेटर्स। तो इस तरह से वो फिरोज जी करते थे। आफ्टर दैट फिरोज अशरफ यूज्ड टू ट्रांसलेट एंड अडेप्ट एवरी स्क्रिप्ट एंड इट वाज सच अ जॉय, क्योंकि ही वांटेड कि आप वो जो नब्ज जो है आपने पकड़ी है, मुझे वो राइट लफ्ज निकालना है उस चीज के लिए। He was not satisfied. So it was a greatly inspiring journey for all of us. Beautiful. मुझे ये भी याद है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनके पहले इंटरव्यू सुरभि में हुए थे, और मैं रेणुका जी से इसी बारे में बात कर रही थी, just a little while ago, कि कैसे A.R. रहमान का पहला एवर इंटरव्यू फॉर टेलीविजन सुरभि पर ही था। यहाँ तक कि उनका नाम A.R. रहमान भी नहीं था, इट वाज अब्दुल रहमान, और उसी नाम से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। वाओ। रेणुका जी, क्या आपको याद है वो वाला इंटरव्यू? एक्चुअली वो वाला इंटरव्यू मुझे बहुत याद है, बिकॉज मुझे रोजा के गाने इतने पसंद थे और उनको नेशनल अवार्ड मिला था। एंड सुहेल तातारी हमारे डायरेक्टर थे जो गए थे चेन्नई उनसे बात करने के लिए, और इनफैक्ट वो इतने मतलब प्रभावित हुए थे A.R. रहमान से। उसके बाद में सिद्धार्थ जी ने उनको भूमि के लिए म्यूजिक भी मतलब उन्होंने दिया था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मतलब वो जो जुड़ाव था उनके साथ वो वहां से शुरू हुआ था। जो पहली चीजें होती है वो हमेशा स्पेशल होती है। सो दैट इंटरव्यू ऑल्सो मुझे लगता है कि उन्होंने उतनी बात उस इंटरव्यू में कही जो आज के इंटरव्यूज में वो बोलते नहीं है। So we got a really good insight about his creative process in that interview. Yeah, and रहमान जो आजकल मतलब सच्ची he doesn't like to talk at all, लेकिन you caught him at the right time जैसे कि कहते हैं, और आपने हमें एक unfiltered A.R. रहमान दिया था। I think this is a great connect to talk about music because रहमान means music, but सुरभि का music, and I'll never forget, जैसे ही वो सुर जो है टेलीविजन सेट पर आते तो मतलब पूरा घर जो है एक साथ आकर बैठ जाता। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम साहब ने ऑफ कोर्स इसे कंपोज किया था, एंड पहले एपिसोड में भी मुझे याद है इट वाज जस्ट बिफिटिंग कि आप हमें उनसे मिलाएं। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू सिद्धार्थ जी कि आपका रिश्ता उनके साथ कैसा था? एक्चुअली कहानी शुरू होती है रोहिणी जी, बिफोर आई इवन न्यू हु डॉक्टर एल सुब्रमण्यम वाज। और मैं आपको बताऊं कि एक दोपहर थी और मैं एक गाड़ी में था ऑन एन अमेरिकन हाईवे, और उस वक्त मेरे साथी जो हैं उन्होंने कुछ रेडियो चलाया था, तो एक म्यूजिक का पीस मैंने उस पर सुना, and I could not for the life of me place that music. Was it Indian? Was it Western? Was it jazz? Was it popular? It had a peculiar sound. I said, who is this man? Who? I don't know, man. What is this? Who is it? And then I was told, this is L. Subramaniam. He lives in the United States.
and he composes music out there. And this is the kind of music composition in jazz that he has done with Herbie Hancock and the others. It's a new sound. Yeah. I said, wow, I must meet him sometime. And when this opportunity came to do the music for Surabhi, I wanted Dr. L. Subramaniam to do it. I had never met him. But I was told that he was going to perform in Mumbai. I think it was some classical concert that he was doing. And so I landed up there. And after the whole performance was over, I said, Dr. Saab, and I told him, I have heard your music. Will you please do me this favor? Before you go back to the United States, will you compose the music for our show? So he didn't say anything. That time he said, you come and meet me in the hotel tomorrow. And then I noticed he had so many people coming and going. He sat down and he heard the concept. Yeah. And he agreed to do it. Yeah. He called me to Chennai for the recording. Okay. There his brother used to be there as well. And he had a studio and so forth. And then we recorded the story with him as well, walking along the beach and talking about his Chennai beach itself. Yeah. So we had taken a team there to shoot there. And I sat in that recording studio and listened to the whole thing growing. There was an instrument in it जो मेरे दिल को चीरता है आज भी. वो उसका नाम है तार शनाई. वो जो आवाज आती है उसकी जो है करती है लय उसका होता है. It pierces your heart when you hear that. And you're so right that I can hear that music forever because it's immortal in my mind. The way it has been composed, it was at one go. He did the whole thing. And he composed the end song and the music and the titles and everything he did. And then it was a miracle which just took place because I felt that the identity of the show, Dr. L. Subramaniam had brought to it, and I am forever grateful to him for having agreed to do it. ये शो ऑफ एयर चला गया था. क्या हुआ था आज 30 साल बाद? जानना चाहती है. The nation wants to know. The nation wants to know कि भाई हमारे देश में इस तरह के जैसे हमने प्रोग्राम किए हैं वो बड़े अजीब से कैटेगरी में पड़ते हैं. You see, what is Surabhi? Can you call it an entertainment show? आपको मैं पूछता हूँ, एंटरटेनिंग शो है क्या? हाँ. रोहिणी, एंटरटेनिंग शो है? जी हाँ. अच्छा, बट फिल्म तो नहीं है ना? नहीं. फीचर फिल्म नहीं है? नहीं. हाँ, म्यूजिक प्रोग्राम तो नहीं है. तो वो स्पॉन्सर कहेगा कि भाई जो फीचर फिल्म है और जो एंटरटेनिंग प्रोग्राम है सुरभि से ज्यादा एंटरटेनिंग है. नहीं, मगर सुरभि में बहुत मीनिंगफुल कंटेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. लेकिन ये तो आप टीवी पे करते हो, तो इसलिए मतलब जो है आप बहुत ऊपर से बात निकाल देते हो. इसमें अगर आपको करना है गहराई में जाना चाहिए, इसमें एक ही पब्लिकेशन होनी चाहिए, म्यूजियम के साथ आप ज्वाइन करिए, तो फिर वो दूसरा तरह का उसका फंडिंग होता है. So we fell between two stools. We could not appeal to the most popular and we could not appeal to the most intellectual. We were engaging, entertaining and meaningful, and there was no sponsors for that. And that is why we had to search for these sponsors. And eventually, that is where Amul came into the picture. No, but I have another story also. Because we were replaced by Tana Bana. बताइए. अच्छा. Okay. ये बताइए. Yes. Tana Bana, which was a program hosted by two other very eminent people, who were Delhi based. Because if you remember at that time, सब कुछ मंडी हाउस से चलता था, दिल्ली से चलता था. And so in that they felt कि चलो ये जो program है, this happens to be our intellectual property now, क्योंकि दूरदर्शन had commissioned it in a way. There was no sponsor at that time. तो दूरदर्शन felt कि चलो इसमें थोड़ी सी कटौती या जो भी करके हम ऐसा ही कार्यक्रम क्यों ना हमारे लोगों के साथ कर दे यहीं के यहीं, तो it'll be the same thing. But unfortunately, उनको sorry to be like this, but honest, you mean? फिरना पड़ा because people hated that show. अच्छा. You know, मतलब they had gone to the extent कि उन्होंने एक ऐसी सह एंकर सिलेक्ट की थी जिनके ब्लंट बाल थे और जो भी बहुत अच्छी थी एक्चुअली. Very nice.
एंड सिद्धार्थ जी के हिसाब के ही उन्होंने मेल एंकर लिए थे, who was also an eminent person. So they had everything right, but somehow that magic just didn't happen. हाँ, क्योंकि रिक्रिएट नहीं कर पाए। और अच्छी बात ये है कि आपको इस दौरान एहसास हुआ कि चलिए हम इसे स्पॉन्सर जो है लेके आते हैं, और अमूल सुरभि बना। और जब ये अमूल सुरभि बना, आई थिंक एक बहुत ही रेयर केस होता है जहां पर जो स्पॉन्सर हो वो भी वही वैल्यूज जो हैं दर्शाएं जो प्रोग्राम की वैल्यूज हो। और मुझे याद है अमूल भी, क्योंकि एक होम ग्रोन ब्रांड था, ये बहुत ही ज्यादा एक वैल्यू एडिशन हो गया ना स्पॉन्सर के साथ। जी हाँ, अगर आप एक्चुअली अमूल का जो स्लोगन है वो आप उसको पढ़ें, उसका नाम है द टेस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो बड़ी खूबसूरत बात बनी कि हम तो फ्लेवर ऑफ इंडिया है। सो द टेस्ट ऑफ इंडिया वाज जॉइनिंग द फ्लेवर ऑफ इंडिया। और एक्चुअली सच पूछे तो जो ताना बाना जैसे रेणुका जी कह रही थी, उसका जब टेलीकास्ट हुआ, एक्चुअली हमें बहुत उसका फायदा ये हुआ कि जितना वो टेलीकास्ट हो रहा था उतना ज्यादा डिमांड बढ़ रहा था कि भाई सुरभि को लाओ भाई, क्योंकि उसके मुकाबले में उनको लग रहा था कि वो जरा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, और ये जो है बिल्कुल उसमें रौनक थी, तो वो कहाँ है। They kept getting reminded positively about Surabhi and negatively about Tana Bana. So I think that also was something which maybe Amul may have known, but most important was none of this, because वो किस तरह से हमारे पास आया और हम गए वहाँ पे, it's a story by itself. But one day we made a trip. When I say it was the advertising agency, Ulka Advertising, and I knew the owner, and then Shashi Sinha, very, very prominent in the advertising world, great friend. We traveled together, और उन दोनों में we could get off it. That was a 2.5-hour journey from Ahmedabad. गाड़ी में बैठे वहाँ पे गए. We had to make a presentation to Dr. Varghese Kurian, the legendary milkman of India. The milkman of India. और हम तो बिल्कुल we were very worried because everything depended on this particular conversation, and we knew कि बड़ा disadvantage है कि Dr. Kurian साहब जो हैं, like the milkman of India, he would sleep by 9 o'clock at night and he would get up only at 4 o'clock or 5 o'clock in the morning. एक प्रोग्राम उन्होंने सुरभि का तब तक देखा ही नहीं था, ना उन्होंने कभी देखा। उस हिसाब से जो भी देखने वाले थे वो हम उनको पेश कर रहे थे उस शाम, तो उस दोपहर में। So when we reached there, we had made a montage of some of the episodes and segments and so on that we had good, and he was there sitting, and I could not for the life of me figure out when Dr. Kurian was pulling my leg or he was talking seriously. He had most of the time it was tongue in cheek. He used to speak a man of great humor, great commitment. और उन्होंने बैठ के देखा, it was about a 15-20 minute presentation of some of the high points. जैसे हम बात कर रहे हैं, what were the stories, what was the thing which was something new, where we explored new areas, and the reactions of people and so on. So he saw it very quietly. And the entire board of Amul was sitting out there. और मैं यहाँ बैठा हूँ, I think I had an assistant with me or something. We did this, and then we waited for his reaction. Yeah. So we paused for a minute, and he said, and he turned to his CEOs, MDs, and so on. He said, "Gentlemen, please give them what they want." मैंने कहा, please give them what they want. Yeah. I remember, मुझे आज तक याद है वो एक डायनासोर्स पे एपिसोड आपने किया था, और वो इतना टॉपिकल था क्योंकि जुरासिक पार्क की फिल्म रिलीज हुई थी, एंड हमारे पास उस दौर में और कोई जरिया नहीं था to find out more about dinosaurs. तो मुझे आज तक वो शो याद है because it had captured the imagination of the nation, and even though it might have not been, you found a way. मुझे अभी भी याद है कि गुजरात के पास आपने कहा कि dino remains were found. Yeah. And that I think that was the way. आपने क्या क्या देखा है रोहिणी जी, वाकई I mean it was a journey of knowledge for us too. हम भी सीख रहे थे, हमको क्या यार, मुझे थोड़ी मालूम था कि भाई डायनासोर रिमेन्स एक्चुअली आर देयर, बट देयर वाज अ टाइम, रेणुका यू मे रिमेम्बर, कि हमको इतने गिफ्ट्स मिलते थे। बॉटल के अंदर वो शिप होती थी, वो चौक पे वो चावल के दाने पे सुरभि को 100 बार लिखा थे। I could have started a museum actually.
सुरभि म्यूजियम तो जगह ही नहीं थी लेकिन चीजों को रखने के लिए, इतनी सारी चीजें हमको लोग दिया करते थे. एंड अमंग देम was also, I think, one day we had somebody from Gujarat or the Saurashtra area who came, who showed the dinosaur egg, rock formation of it. वो उसने हमारे जो है कोई सवाल जवाब में वो आया था, उसने, मैंने शायद मैं उसको इंटरव्यू कर रहा था, और उसके बाद the question was, what is this? It was actually a dinosaur egg from Saurashtra. Yeah. My God. Yeah. No, but also Rohini, it's sorry to interrupt, but एक ऐसा भी, मतलब हमने जो चीजें शायद कैप्चर की हैं वो अब शायद कोई देख भी नहीं पाएंगे, because like for example we had this whole series on Kutch, और कच्छ का आईना महल मुझे याद है कि इट्स अर्थक्वेक के बाद वो पूरा नेस्तनाबूद हो गया था. So वो जो हमने कैप्चर किया है वो लोग कभी दोबारा शायद देख नहीं पाएंगे जो डिजिटल लाइब्रेरी में है, footage. So I think that in terms of that also there are certain things that people will not be able to physically see, but at least they are recorded, with us. Yes, and that's exactly what it did, because Siddharth ji, of course, आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हमेशा से रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज, आई थिंक, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू फॉर सुरभि इन इंडिया, क्योंकि आपने हमें एक जीता जागता इंडिया जो है एक समय पर दिया है, जो जैसे कि रेणुका जी ने कहा हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहेगा. आई एम सो हैप्पी दैट इवन टुडे काफी एपिसोड्स YouTube पर भी हैं, तो अगर लोग हमें इस वक्त YouTube वगैरह पर देख रहे हैं, please go and look at the episodes, look at the way they were shot, look at the sort of information that there was, and at the same time just feel proud that this was a show, this was homegrown, it's Indian. आज लोग Make in India की बात करते हैं, but 30 years ago Surabhi was as Make in India as it is today. So मेरे हिसाब से, before we go, I definitely want to ask you, आपको सुरभि ने क्या दिया? सिद्धार्थ जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी. सुरभि से जो कुछ भी मैं आज हूँ एक्चुअली मुझे मिला है. आज भी अब मान लीजिए कि मैंने 20 साल का करियर है, ज्यादा 50 साल का करियर मान लीजिए, जो कुछ भी है टाटाज में काम किया, फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी एक चीज जिसको याद, अगर सबको याद है, जो चीज जो है सब तक पहुंची, मेरे लिए पहचान मुझे सुरभि के द्वारा मिली. एक तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ये एक तो बात जाहिर हुई उसमें, और दूसरी बात ये थी कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक अंग्रेज लड़का जो है अपनी भारतीयता को उसने अपनाया, अपने देश ने उसको अपनाया, तो भारत की भारतीयता मेरे वाकई पूरी तरह से अंदर आई, और मुझे उसका सुकून और सेटिस्फैक्शन आज तक है कि ऐसे हुआ. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल to the people of India, to Surabhi, to look at Renuka here. Unless you are bound by a cause of some kind which is bigger than you, relationship nahi hai professionally. So I think I am very grateful that we join together. आज हमारी बातचीत और हंसी मजाक जो है सुरभि के जरिए है, और मगर सुरभि क्या है? That is also just an icon. It is a symbol of our country. हमारा देश, हमारी भारतीयता का ये तो एक एहसास है. So that we are is what we are today. Yeah, personally of course, जो professionally जो है वो जो सुरभि ने मुझे दिया है वो तो incredible है, because nobody knew me. I mean, उसके बाद भारत भर के लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, और सबसे अच्छी बात है कि हम अपनी अपनी भाषा में जरूर काम करते हैं या हिंदी में काम करेंगे, apart from Marathi which is my mother tongue. पर ये ऐसा एक कार्यक्रम था जो सबने देखा, और मतलब फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर लोग मुझे उस कार्यक्रम से पहचानते हैं, और इनफैक्ट कई लोग मुझसे मतलब इंस्पायर होके खुद के बच्चों के नाम सुरभि रखे, उनको लगा मेरा ही नाम सुरभि है. रेणुका भी रखे बच्चों के नाम, और व्हाइट टाइगर्स जो हमारे जू के थे उस वक्त, नए नए आए थे जिला माता उद्यान के, उनको सिद्धार्थ और रेणुका नाम रखा हमारे ऊपर. I think iconic things have happened because of that. We were on Amul's hoardings, कल भी, आज भी, फिर भी सुरभि. So ये सारी चीजें जो मेरे करियर के हिसाब से हुई है. But more than that, on a deeper level, Rohini, it was this what Siddharth says, the discovery that our country is. जो मतलब हमने स्टूडियो में रह के हमको ये डिस्कवर करने का मौका मिला सबके साथ,
जो हमने शेयर की जर्नीज। लेकिन यही बात कि हम जब कहते हैं कि हम भारतीय, मतलब हम बहुत प्राउड है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय गर्व किस बारे में कर रहे हैं वो हमको सुरभि के द्वारा पता चला कि ये गर्व करने वाली चीज है। हमारी इतनी डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया भर के किसी कोने में नहीं होगा ऐसा देश जो अपना देश है। तो उसमें कोने कोने में जो महान कलाकार है उनको भी सेलिब्रेट किया, जो छोटे से छोटा क्राफ्ट्समैन है उसको भी सेलिब्रेट किया, और जो प्यार लोगों का आया जिनके पास शायद ऐसा कुछ शेयर करने नहीं था कि महान कलाकार थे या गायक थे या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे या खाना बनाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन एक गिफ्ट था आपके लिए प्यार का, उनको भी सेलिब्रेट किया, उनके गिफ्ट्स को भी सेलिब्रेट किया। ये ऐसा कार्यक्रम था जो जोड़ने वाला था। या ना इसके बाद कभी आया, और मुझे नहीं लगता टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी, पैसे इतने आए, चैनल्स इतने सारे बढ़ गए, लेकिन सुरभि दोबारा कभी नहीं बन सकता। और शायद इसी वजह से it has been such an honor to take you back 30 years ago and celebrate 30 years of Surabhi. I am, a Surabhi child, और मेरी तरह एक पूरी जनरेशन है as Surabhi children, and अगर हमने क्लास में अच्छा किया, अगर आगे जाके लाइफ में अच्छी अच्छी नौकरियां मिली, so I think कहीं ना कहीं इस शो का एक बहुत बड़ा हाथ था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Wow, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, really, to you and all the audience. Thank you. Thank you. Absolutely.